साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस फोरम ऑफिशियल में। अभी हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी का वो हिस्सा है जो आपके एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने प्रारंभिक परीक्षा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। मैं यह मान करके आगे बढ़ूंगा कि बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मेरा यह धर्म भी है कि बेसिक में आपको बताते हुए आगे बढ़ूं। बेसिक में यदि मैं बात करूं इस टॉपिक से जुड़े हुए मुद्दे की, तो स्पेस टेक्नोलॉजी पे हम बात करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल में लिखा हुआ है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। तो ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि जब पॉलिसी और प्रोग्राम से सवाल आते हैं तो उसमें एक डायमेंशन जो ओपन होता है बनने का, वो ये होता है कि पॉलिसी क्या है, किस लिए लाई गई है, क्या ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी का, क्या विजन है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या स्टेक होल्डर्स इसमें है। जब पॉलिसी पुरानी हो जाती है तो सामान्यतः उस पॉलिसी की समीक्षा पूछी जाती है कि पॉलिसी सफल रही, असफल रही, कितना सफल रही या कितना असफल रही। तो इस पर्सपेक्टिव में आपको सोचना है, और सोचने के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि इस लेक्चर में मैं जितनी भी बातें आपको बताऊंगा तो वो सब आपको कहीं नोट नहीं करना है। इन सबको सुनते हुए, समझते हुए और पढ़ते हुए आपको अपने थॉट प्रोसेस के अंदर एक विजन डेवलप करना है, एक दृष्टिकोण बनाना है जो आपकी मेंस परीक्षा में आप लिख सकें। अर्थात मेरे द्वारा कही गई बातों को एज इट इज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपको पीडीएफ में या स्लाइड्स में बातें बताई जाएंगी, लिखवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो आपको एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो आपका विजन डेवलप होगा इन सबको पढ़ने के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, उसको बार बार अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना है। तो आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल तसल्ली से इस वीडियो को आप देखिए, लगातार आराम से देखिए, घबराहट हो, कोई परेशानी हो बीच में बंद कर दीजिएगा, फिर देखिएगा, लेकिन समझते हुए आगे बढ़िएगा। टॉपिक क्या है भाई? सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस का या आईएएस का जीएस पेपर 3 जो आप देते हैं मुख्य परीक्षा के अंदर, वहां पर मेंशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मैंने पेपर एनालिसिस में इसी प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो दिया हुआ, आप देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक में एक बहुत बड़ा एरिया जो बनता है वो इंडियन स्पेस प्रोग्राम से बनता है। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम में फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम और इसरो और उसके जो दूसरे बेसिक डायमेंशन है आप ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है। यदि आपको कोई कंफ्यूजन होगा मैं उस पर एक वीडियो और आपको दे दूंगा। बट जो इस पर्टिकुलर लेक्चर का कोर टॉपिक है वो क्या है? इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है। जब भी कोई कंट्री, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएस हो, कनाडा हो, इंडिया हो, चाइना हो, जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। सो हाउ स्पेस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। पूरी दुनिया में आपको आज के डेट में सर्विसेज जो चाहिए वो इजी टू एक्सेस चाहिए, जिसे आप आसानी से एक्सेस कर सकें और सर्विसेज स्मूथली वर्क करें। तो जो पूरी दुनिया आज के डेट में डेटा पर, आईसीटी पर डिपेंड है, डेटा सर्विसेज पर डिपेंड है, इन सब के लिए हमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाने की जरूरत थी। अब जब हमने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्लान किया तो कोई चीज छूट ना जाए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस पॉलिसी को प्लान किया है। 2023 की रिसेंट पॉलिसी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा डेवलपमेंट होगा, लेकिन मुद्दा यह है कि सर कैसे? देखिए, जैसे जैसे कोई कंट्री ग्रोथ करती है वैसे वैसे उस कंट्री में प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है, यानी कि निजीकरण को बढ़ावा मिलता है, और जो उस कंट्री के कोर सेक्टर्स हैं वहां पर भी प्राइवेट प्लेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इस पॉलिसी में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए डायमेंशंस ओपन किए गए हैं और तमाम ऐसे रास्ते खोले गए हैं जिसके माध्यम से हिंदुस्तान को हम वैश्विक जो ट्रेड है पूरा स्पेस प्रोग्राम का, उसमें हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन, इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रेजुअली बढ़े, ऐसी हमारी कोशिश होगी। लेकिन इस पॉलिसी के बारे में हम आगे कुछ भी पढ़ें उससे पहले इस पॉलिसी के अंदर जो छोटे छोटे टर्म्स यूज होंगे, जो एक्रोनिम्स यूज होंगी, उन एक्रोनिम्स को पढ़ना बड़ा जरूरी है। पहले आप ये समझें, क्योंकि स्पेस से संबंधित जो छोटे छोटे टर्म्स आते हैं कई बार उनका फुल फॉर्म आपको पता नहीं होता है। तो पहले फुल फॉर्म आपको सिखाएंगे, फिर डिफिनीशन बताएंगे, इस पॉलिसी में जो डिफिनीशंस यूज करी गई हैं वो आपको बताएंगे, और फिर आएंगे पॉलिसी के विजन पर, फिर सिग्निफिकेंस पर, और फिर बाद में स्टेक होल्डर्स पर हम आएंगे। पूरा वीडियो तसल्ली से देखिएगा। समझ क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले DOS, कई बार आपने सुना होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोग जानते भी हों, अच्छी बात है। जो लोग नहीं जानते हैं वो जरूर जान दीजिएगा, जानते हैं तो अपना आपका एक रिवीजन हो जाएगा। DOS का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसके बाद DOT। अब यहाँ पर एक बात आपको अलर्ट कर दूं कि जो DOS है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ये किसी मिनिस्ट्री में काम नहीं करता है, यानी कि किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं काम करता है, ये सीधे प्राइम मिनिस्ट्रियल ऑफिस से ऑपरेट होता है।
पीएमओ के अंडर में काम करता है, ठीक है। डीओटी का मतलब हो गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जीएसडी अभी समझ लें आप, अंदर के स्लाइड्स में जब ये बार बार आएगा आपके सामने तो उस समय आपको ये याद रहना चाहिए, ग्राउंड सैंपलिंग डिस्टेंस, इसका यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। जीएसडी का मतलब होता है ग्राउंड सैंपलिंग डिस्टेंस, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है ग्राउंड सैंपलिंग दूरी, जो आप पिक्सल टू पिक्सल डिस्टेंस लेते हैं, ग्राउंड पर सैंपल करते हैं, वो जीएसडी वहां पर यूज होता है, ठीक है। जीएसओ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑर्बिट जिसमें रखी गई सैटेलाइट अर्थ के सापेक्ष क्या हो जाए, स्टेशनरी हो जाए, उसे हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जीटीयू से ट्रांसफर करते हैं जीएसओ में, ठीक है। इन स्पेस, इसका भी यूज बहुत ज्यादा होगा, राइट। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ध्यान दीजिएगा। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, यानी कि यदि आपको कोई प्रमोशन करना है, कोई अथॉरिटी आपको चाहिए, कोई ऑथराइजेशन लेना है, तो यू विल हैव टू नॉक किसको, इन स्पेस को। तो ये एजेंसीज आपको आगे काम आने वाली हैं। आफ्टर दैट इसरो, इसरो का फुल फॉर्म आप सब लोग जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब बनी थी, कौन पहला इसका चेयरमैन था, ये सब बातें प्रीलिम्स की हैं, ऑलरेडी आप करते आ रहे हो, उसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। आईटीयू का यूज होगा आगे। आईटीयू का मतलब है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसके बाद एनजीई बार बार आपके सामने आएगा, तो एनजीई को लेकर के क्या ध्यान में रखना है कि नॉन गवर्नमेंट एंटिटी। साथियों ये तो फुल फॉर्म की बात हो रही है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन गवर्नमेंट एंटिटी, हु विल कंसिडर्ड एज द नॉन गवर्नमेंट एंटिटी। कोई कंपनी होगी, कोई पार्टनरशिप फर्म होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, आई विल एक्सप्लेन। इसके बाद एनजीएसओ, एनजीएसओ का मतलब क्या हो गया, नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। होप आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पीछे समझ में आया होगा, तो यहां से आपको नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट एनएसआईएल, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। एससीसी, एससीसी सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर, सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर क्या होगा, जो उपग्रह घूम रहे हैं उनको आपको कंट्रोल भी तो करना है, तो आपको कंट्रोल फैसिलिटी देनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा सिस्टम पूरा। आईटी एंड सी, सॉरी टीटी एंड सी, टीटी एंड सी में क्या है, टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड, टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड। डब्ल्यूपीसी क्या है, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस पॉलिसी के अंदर ये जो टर्मिनोलॉजी अभी आगे आएंगी, इसका फुल फॉर्म आपको पहले से पता हो गया, मैंने बता दिया सारा। जहां कंफ्यूजन होगा मैं फिर से आपको उसी स्लाइड पर ला करके समझा दूंगा, लेकिन समझने के लिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और तसल्ली से देखिएगा, कोई घबराहट नहीं, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, पहले आप समझिए पूरा। ये एज इट इज पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। सोर्स मैं आपको बता देता हूं कि इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से कंटेंट लिया गया, जो गवर्नमेंट की ओरिजिनल पॉलिसी है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कंटेंट पर कोई डाउट ना करिएगा। इसरो की ओरिजिनल साइट पर आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि खुद पढ़ने पर समझ में थोड़ा कम आए और हमारे साथ आप पढ़ेंगे थोड़ा ज्यादा आ सकता है, बस इतना ही फर्क होगा। आइए देखते हैं। हमने कहा कि एक्रोनिम के बाद अब बात आती है, एब्रिविएशन के बाद अब बात आती है किसकी, डेफिनेशंस की, परिभाषाएं क्या कहती हैं। जैसे कि हमने कहा था अथराइजेशन, इन स्पेस एक अथराइजेशन एजेंसी है, तो क्वेश्चन एक सर अथराइजेशन का मतलब क्या हुआ, तो अथराइजेशन शैल मीन द परमिशन ग्रांटेड बाय इन स्पेस टू एनी एंटिटी वर्किंग इन द स्पेस सेक्टर। हमने आपसे कहा था कि सरकार खुद ही सब कुछ करेगी, दिस इज नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल, एज वेल एज एनी कंट्री ग्रो अप ऑटोमेटिकली प्राइवेटाइजेशन विल इंक्रीज। यदि इंडिया में विकास हो रहा है आपको लगता है, तो प्राइवेटाइजेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और स्पेस के सेक्टर में भी प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं आएगा, तो जो एंटिटी आएंगी उनको अथॉरिटी चाहिए होगा, और वो अथॉरिटी देने का काम कौन करेगा, इन स्पेस करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट फ्री टू एयर नेविगेशन सिग्नल्स आपके सामने आएगा। साथियों एक बात समझिएगा, जब आप आंसर लिखेंगे और इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन फ्रेजेज का प्रयोग करते हैं, तो एग्जामिनर को ये लगता है कि आपने गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज किया है, आप समझ रहे हैं कि पॉलिसी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, और जब आप आएंगे सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन में आप आएंगे, तो इस पॉलिसी को कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, इसके लिए आपके पास सही शब्दावली का होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो आपके शब्द ऐसे होते हैं कई बार कि उस पर अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग आपको अपने आंसर्स में करना होगा जब आप अपनी थॉट प्रोसेस जोड़ करके इनको लिखना शुरू करेंगे। कहा जा रहा है कि फ्री टू एयर नेविगेशन सिग्नल शैल मींस द सिविलियन नेविगेशन सिग्नल्स, सी वेरी केयरफुल,
यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सिविलियन नेविगेशन, मिलिट्री नेविगेशन की बात नहीं करी जा रही है। फ्री टू एयर नेविगेशन सिग्नल्स मींस द सिविलियन नेविगेशन सिग्नल्स that are broadcast to all users within the service region free of cost, within the service region free of cost by the satellite navigation system। किसके द्वारा? सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के द्वारा सर्विस रीजन के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट आप क्या देंगे? फ्री टू एयर नेविगेशन। ये बात करी जा रही है फ्री टू एयर नेविगेशन सिग्नल्स की, ठीक है। आफ्टर दैट होप सो आपको याद होगा जीएसडी पर हमने बात करी थी। GSD shall means the distance between two conjugative pixel, ध्यान दीजिएगा, two conjugative pixels, दो जो लगातार पिक्सल्स हैं जमीन पर, उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी होगी उसे आप GSD कहेंगे। आफ्टर दैट इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्स, आई रिपीट अगेन, जब तक डिफिनीशन नहीं क्लियर हो पाएगी तब तक पॉलिसी के अंदर की बातें बताना भी बेवकूफ़ी और पढ़ना भी बेवकूफ़ी, क्योंकि पॉलिसी में यही सब बातें टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, तो पहले इन टर्मिनोलॉजीज को समझना बहुत आवश्यक है। इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्स क्या कह रहा है? इसका मतलब कहा जा रहा है कि दिस शैल मींस एनी ऑर्बिटल रिसोर्स एक्वायर्ड और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग एक्वायर्ड बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू एन ITU फाइलिंग, यानी कि आप यदि भारतीय प्रशासन के माध्यम से कोई भी ITU फाइल करके कोई भी इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्स। और यदि यही बात आप नॉन इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्स के माध्यम पे जाएंगे तो आपको नॉन इंडियन एंटिटी से फाइल करना पड़ेगा ITU, तब आपको मिलेगा, राइट। आगे देखिए, अब सवाल उठता है सर ITU फाइलिंग क्या होती है? तो ITU फाइलिंग मींस एन एप्लीकेशन सबमिटेड टू ITU फॉर एक्वायरिंग द ऑर्बिटल रिसोर्सेज, यानी कि जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रही है उस ऑर्बिट के लिए हमें ऑर्बिटल रिसोर्सेज क्या चाहिए? यदि वो रिसोर्स आप गवर्नमेंट से ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से आप वो प्राप्त कर रहे हैं ITU फाइल करके, तो इसका मतलब इसे हम ITU फाइलिंग कहते हैं। यदि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से आप ले रहे हैं तो वो इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्स कहलाएगा, और यदि बाहर से ले रहे हैं तो नॉन इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्स कहलाएगा। नाउ जो सबसे महत्वपूर्ण टर्म है वो है NGE, नॉन गवर्नमेंट एंटिटी क्या होगी, इसके बारे में हमने आपको बताया था, नॉन गवर्नमेंट एंटिटी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या क्या डिफाइन किया है। अच्छा, क्वेश्चन सीधा सीधा ये बन सकता है कि हाउ द नॉन गवर्नमेंट एंटिटी playing an important role in the sector of space in India and how can they establish a higher growth rate for the Indian economy, right? तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से नॉन गवर्नमेंट एंटिटी रोल प्ले करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉन गवर्नमेंट एंटिटी किसको डिफाइन किया गया है इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर। आपकी नज़र में कुछ और हो सकता है, हमारी नज़र में कुछ और हो सकता है, लेकिन पॉलिसी के अंदर क्या डिफाइन किया गया है वो देखिएगा। NGE shall mean a company incorporated under the Companies Act 2013। इट मीन्स कि कंपनी अधिनियम 2013 में कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, जैसे रिलायंस हो, टाटा हो, कोई भी कंपनी हो सकती है, उसको एक नॉन गवर्नमेंट एंटिटी आप मान सकते हो। फिर क्या कहा जा रहा है दूसरा पॉइंट कि अ पार्टनरशिप फर्म, यदि कोई पार्टनरशिप फर्म है जो स्टैब्लिश हुई हो अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में, तो उसको भी हम नॉन गवर्नमेंट एंटिटी मान लेंगे। फिर क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में रजिस्टर्ड हो, उसको भी नॉन गवर्नमेंट एंटिटी मानेंगे। फिर कह रहे हैं कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस आर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर रिलेवेंट स्टेटस इन इंडिया, मतलब इतने के इतने चार आपको इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं कि इन चार को हम NGE मान रहे हैं, इसमें से कोई भी रहेगा तो हम उसे एंट्री अलाउ करेंगे, परमिशन देंगे और GSD सुविधाएं और सारी सुविधाएं हम उसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखें ध्यान से। आपको पीछे हमने बताया कि इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्स बता दिया था। अब यहाँ पर नॉन इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्स का वही मतलब हो गया कि भारत के अलावा किसी अन्य देश द्वारा अधिग्रहित या प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया में कोई भी कक्षीय संसाधन जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसे हम लोग नॉन इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ऑर्बिटल रिसोर्स बार बार आ रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? ऑर्बिटल रिसोर्स शैल मीन एनी GSO स्लॉट और NGSO along with the associated frequency spectrum and coverage acquired are in the process of being acquired through an appropriate ITU filing. See, if you want to get the access of data from any source, so first of all you should think that कि what is the mean of internet। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी से समस्या हो रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप हिंदी माध्यम के होते हुए भी इंटरनेट को लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? देवनागरी लिपि में उसी को इंटरनेट लिखते हैं। इंटरनेट का मतलब क्या हुआ?
नेट ऑफ द इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का एक जाल है। आपने अपने डिवाइस पर, लैपटॉप पर, अपने टैबलेट पर, मोबाइल पर आपने डेटा कनेक्ट किया, डेटा कनेक्ट हुआ, अब आप उस जाल से जुड़ चुके होते हैं और जो सूचनाएं आपको चाहिए होती हैं उन्हीं सूचनाओं को आप क्या करते हैं, आप प्राप्त करते हैं। सर्च बार में आप टाइप करते हैं कि हमें ABCD के बारे में जानना है, तो ABCD के बारे में जितनी भी सूचनाएं इंटरनेट की दुनिया में उपलब्ध होती हैं वो सारी आपके डिवाइस पर डिस्प्ले होने लगती हैं, राइट। यानी कि आपको एक स्पेक्ट्रम चाहिए, स्पेक्ट्रम रेंज चाहिए। जब आप सैटेलाइट को प्लेस करेंगे तो वहां पर आपको ऑर्बिटल स्पेस चाहिए होगा और उस सैटेलाइट में जो आप इंटरनेट प्रोवाइडिंग ट्रांसपॉन्डर्स और इंटरनेट प्रोवाइडिंग डिवाइसेस लगाएंगे वो उसमें लगेंगी और वहां से आपको अनइंटरप्टेड डेटा कनेक्टिविटी देंगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्सेज के माध्यम से ही हो जाए। इसके लिए हो सकता है कि हमें कोई दूसरे कंट्री की ऑर्बिटल रिसोर्सेज का यूज करना पड़े। तो उस कंडीशन में जब हम ITU फाइल करके किसी दूसरी कंट्री का ऑर्बिटल रिसोर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसे हम क्या नाम देंगे, नॉन इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्स। और ऑर्बिटल रिसोर्स में क्या फाइंड आउट करेंगे, स्पेशली हमने कहा कि हम GSO स्लॉट फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर NGSO फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर कोई एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारे हमारे लिए ऑर्बिटल रिसोर्स कहलाएंगे, ठीक है। होप यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। नाउ द वेरी सिंपल टर्म रिमोट सेंसिंग, किसी चीज को दूर से सेंस करना, ऑपरेट करना, दिस इज कॉल्ड सिंपली रिमोट सेंसिंग, राइट। स्पेस के भाषा में बहुत बार ये प्रयोग होता है। रिमोट सेंसिंग शैल मीन्स सेंसिंग द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस, यानी कि स्पेस में ही लगा दिया क्या, सैटेलाइट, और वहीं से अर्थ के एटमॉस्फेयर को या समंदर के पानी को या धरती को या जंगल को आप सेंस कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग, राइट। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो आप नहीं जानते हैं। फॉर एनी पर्पज, मैंने कहा फॉर एनी पर्पज, पर्पज क्या हो सकता है, वेदरिंग हो सकती है, घुसपैठ को रोकना हो सकता है, यानी कि सिविलियन पर्पज भी हो सकता है, मिलिट्री पर्पज भी हो सकता है, तमाम पहलू हैं। बट बेसिकली जो हमारा मोटो रहता है वो सिविलियन पर्पज पर ही रहता है। बट देश की सुरक्षा का बात आएगा तो वहां पर आपको मिलिट्री पर्पज के लिए भी यूज करना पड़ेगा। इंक्लूडिंग इंप्रूविंग नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, लैंड यूज एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। सो दिस इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। तो उम्मीद है कि रिमोट सेंसिंग की डिफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग। देयर इज नो एनी रॉकेट साइंस लाइक थिंग कि आप वो IIT से पढ़े होंगे, आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी होगी तभी आपको समझ में आएगा। बहुत सिंपल सी बात है कि दूर से सैटेलाइट को रख करके आप पृथ्वी पर जो नजर रखते हैं, दिस इज सिंपली नोन एज द रिमोट सेंसिंग। इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होना है। नाउ सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर्स के बारे में हमें बात करनी है। सेल मीन्स द सैटेलाइट कंट्रोल फैसिलिटी फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द सैटेलाइट्स एंड विच सेल कंप्राइज TT एंड C अर्थ स्टेशन एंड एसोसिएटेड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि आपके उपग्रह जो हवा में घूम रहे हैं उनको आप जमीन पर बैठ करके कंट्रोल कर रहे हो। जब आप चाह रहे हो उनके ऑर्बिट को चेंज कर रहे हो, जब आप चाह रहे हो उनके प्रोग्राम और फंक्शन को चेंज कर रहे हो, सो हाउ, उसके लिए आपको STC चाहिए होगा, राइट। एंड डोंट थिंक एट माइक्रो लेवल, जब देश में बड़े स्तर पर सैटेलाइट सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपको मैक्रो स्तर पर ये बड़े काम करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइडर बनना पड़ेगा, बाकी सारा काम प्राइवेट सेक्टर के लोग ऑटोमेटिकली करेंगे। क्योंकि हमने कहा पहले ही कि अब गवर्नमेंट में आप देखेंगे, गवर्नमेंट ने या भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट को भी आप देखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड देखेंगे आप इकोनॉमी के अंदर, तो 2020 के बाद जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो माइक्रो स्टार्टअप में नहीं हो रहे हैं कि एक वायलेट शुरू कर रहे हैं उसमें वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाएंगे, एक छोटी सी कंपनी बना रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है वो स्पेस के सेक्टर में कर रहा है, डिफेंस के सेक्टर में कर रहा है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन बड़े लेवल पर आ रहा है इन्वेस्टमेंट लेकर के। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इस वजह से भी ये टॉपिक और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पेस एक्टिविटी, वेरी सिंपल टर्म, shall means an activity pertaining to the space sector which shall include inter alia launch, operation, guidance, re-entry of any space object from outer space। यानी कि स्पेस एक्टिविटी में हम सामान्यतः क्या करेंगे भाई, कोई उपग्रह भेजते हैं, किसी दूसरे देश का उपग्रह भेज सकते हैं, कोई अपना भेज सकते हैं, किसी मान लीजिए कोई री-एंट्री लॉन्च व्हीकल है तो हम आपको चांद पर लेकर के जाएंगे और चांद से लेकर के वापस भी आएंगे। बड़ा सिंपल सा काम है। तो लेके जाएंगे भी और लेके आएंगे भी। आने वाला जमाना ऐसा हो सकता है कि आप लोग कहें कि नहीं सर चांद पे घूमने जाना है, तो चांद पे घूमने जाओगे तो अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है आपके पास, इंडिया के पास स्पेशली, अभी तो आपने सक्सेसफुली लैंडिंग नहीं कराई है, लेकिन फिर भी मान लीजिए यदि आप लैंड करा दें
तो जिन उपग्रहों को आप लैंड करा देते हैं वो वापस नहीं आते हैं यहाँ पे ना, रोवर हो या लैंडर हो कोई भी वापस सामान्यतः नहीं आते हैं वो। तो पता चला आपको भी भेज दिया वहां पर और लैंड करा दिया, तो आप वहीं तो नहीं रहेंगे, आप तो फिर आएंगे अपने खूबसूरत सी पृथ्वी पर, तो उसके लिए आपको री एंट्री लॉन्च व्हीकल चाहिए होगा। तो इस प्रकार की तमाम जो गतिविधियां हैं उन्हें अंतरिक्ष गतिविधियां कहते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या कोई भी उपग्रह जो आप देखते हैं, तो वो सारा कुछ इसमें शामिल होगा स्पेस एक्टिविटी के अंदर। इसके बाद हम बात करें आपसे स्पेस एक्टिविटी की डेफिनेशन के बाद, जो TT&C अर्थ स्टेशन हैं ये क्या है, तो TT&C अर्थ स्टेशन शैल मीन एन अर्थ स्टेशन फॉर रिसीविंग टेलीमेंट्री फ्रॉम ट्रैकिंग एंड कमांड ऑफ अ स्पेस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो स्पेस ऑब्जेक्ट है उससे जो टेलीमेंट्री एंड कमांड इंफॉर्मेशन ट्रैक हो रही हैं उनके लिए TT&C अर्थ स्टेशन आपको बनाने पड़ेंगे, राइट। आफ्टर दैट स्पेस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, तो स्पेस ऑब्जेक्ट का मतलब आपको बता दूं, तो स्पेस ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि एनी ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड आर इंटेंडेड टू बी लॉन्च्ड into an orbital or suborbital trajectory around the earth or to a destination beyond earth orbit is known as basically space object first one, right। मतलब कोई भी सैटेलाइट आप लॉन्च करने जा रहे हैं या कर दिए हैं या किसी ऑर्बिट में किए हैं, सब ऑर्बिट में किए हैं, वो आपका एक स्पेस ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा क्या डेफिनेशन दे रहे हैं कि एनी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर टू इन सब क्लॉज 1, यानी कि जो सब क्लॉज 1 है यहाँ पर ये, इसके अंदर का यदि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है तो वो भी स्पेस ऑब्जेक्ट के रूप में समझा जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या कह रहे हैं कि एनी अदर ऑब्जेक्ट एज मे बी नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी यदि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट को नोटिफाई करती है कि अभी एक स्पेस ऑब्जेक्ट है तो उसे भी स्पेस ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन में रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि WPC का मतलब क्या है, हमने वहां पर आपको बताया था WPC शैल मीन वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ध्यान दीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो आर नॉट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, बट जो मामला है वो किसका है, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ेगा, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो टेलीकम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट आपके उसमें यूज होगा, तो वहां पर हमें मंत्रालय से मदद लेनी पड़ती है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, विंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस विच इज द नोडल एजेंसी फॉर द एजेंसी दैट रिप्रेजेंट्स इंडिया एट ITU, यानी कि ITU की जब बात आएगी तो नोडल एजेंसी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि WPC विंग्स ऑफ DOT इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, जो रेडियो स्पेक्ट्रम आप यूज करेंगे अपने कम्युनिकेशन के दौरान उसके मैनेजमेंट के लिए DOT रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है ना। और ये इन द कंट्री, यानी कि इंडिया की बात कर रहे हैं, एंड एक्ट्स एज द नोटिफाइंग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडिया एट ITU। तो आज ये सवाल आपसे पूछता है कि ITU के लिए इंडिया में नोटिफाइंग एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी कौन सी होगी इन द केस ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, तो उस केस में आप इसरो या DOS का नाम नहीं लेंगे, वहां पर आप नाम लेंगे किसका, DOT का और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कंफ्यूज ना होइएगा, राइट। और लिखते समय भी गलती से भी मत लिख दीजिएगा कि जो नोटिफाइंग एजेंसी होगी DOT के लिए वो इसरो होगी या फिर DOS होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, या इन स्पेस होगा, NSIL होगा। इसीलिए हमने सब कुछ बिल्कुल क्लियरली आपको बताया है, कोई कंफ्यूजन हम होने नहीं देंगे, ठीक है ना। और जहां मैंने पहले भी बताया एंड आई रिपीट नाउ कि ये जो पूरा सोर्स है ये इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट का है, इसमें हमने अपनी तरफ से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, इसलिए इसको आप तसल्ली से मेमोराइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो भी आपके विचार बन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कुछ कंफ्यूज होने की बात इसमें कहीं पर है नहीं, ठीक है। आइए, तो सारी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। अब हम मूव करते हैं पॉलिसी का जो कंक्रीट है, जो पॉलिसी जिसके लिए ड्राफ्ट की गई है उस पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 हैज बीन फॉर्मुलेटेड एज एन ओवरआर्किंग कंपोजिट एंड डायनेमिक फ्रेमवर्क टू इंप्लीमेंट दिस रिफॉर्म विजन। ध्यान से समझना कि एक सुधारवादी दृष्टिकोण के साथ इस पॉलिसी को लाया गया है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया जब भी कोई कंट्री अपने डेवलपिंग फेज से डेवलप्ड फेज में इंटर करती है तो ऑटोमेटिकली वहां पर बड़े बड़े रिफॉर्म की जरूरत होती है, और स्पेस सेक्टर इंडिया का बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, इसलिए यहाँ पर एक बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता थी, और उस रिफॉर्म को 2023 की पॉलिसी के द्वारा समझ के ठीक किया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सर व्हाट इज द रियल विजन ऑफ द पॉलिसी। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने शुरू हो जाएंगे। सीधा क्वेश्चन आ सकता है 125 शब्द में लिखने के लिए कि सो द या राइट द सिग्निफिकेंस एंड विजन ऑफ द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। तो आपको ज्यादा घुमाना नहीं है, बस हल्का सा स्पेस का इंपॉर्टेंस बताना है
और इंपॉर्टेंस बताते हुए यह बताना है कि एक पॉलिसी की जरूरत थी और उस पॉलिसी की जरूरत के साथ ही आपको सीधे विजन पर आ जाना है और इसके बाद सीधे सिग्निफिकेंस पर आ जाना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में स्लाइड्स बनाई गई हैं आपके लिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑगमेंट स्पेस कैपेबिलिटीज, हिंदी में देखिए अंतरिक्ष क्षमताओं में वृद्धि करना। मेरे साथियों, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप चूंकि प्रीलिम्स की तैयारी कर चुके हैं, इस वजह से मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि स्पेस का यूज हम अपनी डेली लाइफ में कहां कहां पर कर सकते हैं। फिर भी मैंने कहा कि एक अलग वीडियो मैं आपको दे दूंगा जिसमें बेसिक ऑफ द इसरो एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ये सब उसमें मेंशन होगा, तो आप आसानी से वहां पर कर पाएंगे, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखें क्या इसका उद्देश्य है, अंतरिक्ष क्षमताओं में वृद्धि। दूसरा क्या है, अंतरिक्ष में एक समृद्ध व्यावसायिक उपस्थिति विकसित करें, मतलब डेवलप अ फ्लरिशिंग कमर्शियल प्रेजेंस इन स्पेस, स्पेशली वेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑफ स्पेस। चाइना, जापान, ईएसए, सीएसए, नासा जैसी स्पेस एजेंसीज को आपको फाइट करके इसरो को क्या करना है, एक बड़े स्तर पर डेवलप करके आपको इंडिया का जो स्पेस मार्केट है वो इतना बड़ा करना है कि दुनिया में किसी को भी कोई सैटेलाइट लॉन्च कराना हो तो वह एक बार इंडिया के बारे में जरूर सोचे। ऐसा उद्देश्य लगता है इस पॉलिसी का। यूज स्पेस एज ड्राइवर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है तीसरा वाला, कि स्पेस को हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक ड्राइवर के रूप में चुनना चाहते हैं। अभी आप सोचिए कि आपके फोन पर जो डेटा यूज हो रहा है उसके लिए टावर्स लगे हुए हैं, मोबाइल टावर, वायर से उनको कनेक्ट किया गया है। अभी कोई सीवियर अर्थक्वेक आ जाए या कोई फ्लड आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, तो आपका पूरा डेटा इंटरप्ट हो जाता है, कनेक्टिविटी आपकी ब्रेक कर जाती है। लेकिन जब सैटेलाइट कनेक्टिविटी आप देंगे तो वहां पर ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, यानी कि टेक्नोलॉजी ड्राइवर के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सड़कों पर चल रहे हैं, फास्ट टैग लगा हुआ है आपकी गाड़ियों में, आप इतने किलोमीटर की यात्रा करते हैं, आपका एक्सप्रेसवे पर या नेशनल हाईवे पर आपका उतना पैसा कटता है। इसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसको सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है कि एग्जैक्टली जितने किलोमीटर आपने चला होगा हाईवे पर अपनी गाड़ी, उतना ही पैसा आपके अकाउंट से कटेगा और उसमें किसी भी टोल प्लाजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरे देश में सब कुछ टोल प्लाजा फ्री हो जाएगा। लेकिन आप हाईवे पर जैसे ही उस सड़क पर पहुंचोगे, ऑटोमेटिकली आप ट्रैक में आ जाओगे और पैसा कटने लगेगा। तो टेक्नोलॉजी ड्राइवर के रूप में देखिए कितना आसान हो जाएगी जिंदगी आपकी जब आप सब कुछ सैटेलाइट से जोड़ोगे। तो ये विजन है हमारा इस पॉलिसी का। आगे क्या कहा जा रहा है कि परस्यू इंटरनेशनल रिलेशंस। ऑब्वियस सी बात है, यदि नेपाल का उपग्रह आप उड़ाएंगे, नेपाल में बैठे हुए लोग टीवी देखेंगे, तो भारत के स्पेस एजेंसी ने यदि उड़ाया है तो थोड़ा बहुत तो संबंध अच्छे होंगे ही होंगे। इसीलिए आप गिफ्ट भी कर सकते हैं कई बार। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों से आप पैसा लेकर के कुछ सेवाएं देते हैं और जिसको अपना बनाना चाहते हैं उसको फ्री में गिफ्ट कर देते हैं। यही तो करते हैं आप लोग। आप खुद समझें, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इवन पाकिस्तान है, हालांकि नाराज रहता है, वो हमारा गिफ्ट लेने के लिए तैयार नहीं रहता है। ऐसा होता है ना कई बार लाइफ में भी, किसी नाराज व्यक्ति को आप गिफ्ट दीजिए तो क्या करेगा, उठा करके फेंक देता है गिफ्ट। तो ऐसा ही यहाँ भी है कि आप किसी को अपना बनाने के लिए स्पेस प्रोग्राम को गिफ्ट करना चाहते हैं, सैटेलाइट गिफ्ट करना चाहते हैं, भाई हमारी सर्विसेज ले लो, और वो आपका अपना नहीं होना चाहेगा तो रिजेक्ट करेगा। सार्क सैटेलाइट वाला एग्जांपल आपको समझ में आएगा वहां से। तो इंटरनेशनल रिलेशन को भी बिल्डअप करने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम। यहाँ पर इकोसिस्टम का मतलब आपका वो जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आप जब अपना प्रिपरेशन करते हैं तो पहले आप अपने रूम का इन्वायरमेंट प्रिपरेशन वाला बनाते हैं, तो कहते हैं कि इकोसिस्टम आपने क्रिएट किया है पढ़ाई वाला। तो यहाँ पर उसी प्रकार की इकोसिस्टम की बात करी जा रही है। इकोसिस्टम फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेस एप्लीकेशन, मतलब यहाँ पर जो स्पेस एप्लीकेशन है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। ये इसका विजन है। और इसके बाद फिर कहा जा रहा है कि पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अहम बात है। पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ आउटर स्पेस का मतलब ये हो गया, देखिए अंतरिक्ष आउटर स्पेस पर किसी का अधिकार नहीं है। चाइना हो, यूएसए हो, जापान हो, कोई ये नहीं कह सकता है कि चांद हमारा है। समझ रहे हैं, ख्वाबों में कह दे बात अलग की है, हकीकत में चांद किसी एक का नहीं हो सकता है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि चांद पर आप इतना ज्यादा कचरा फैला दें या इतना ज्यादा अधिकार जताने लगें कि बाकियों की समस्या हो जाए और फिर एक दूसरे की सैटेलाइट को आप मिसाइल इंटरसेप्टर लगा के मारना शुरू कर दें। ऐसे भी नहीं चलेगा। चांद सबका है, थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पीसफुल एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। आने वाला जमाना क्या है ऐसा कि हमें पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है भाई, कहाँ रहोगे, मंगल पे रहोगे, चांद पे रहोगे, कहीं घर बनाओगे, तो उसके लिए पीसफुल एक्सप्लोरेशन चाहिए आपको। और फिर इस वजह से आपको इस पॉलिसी के अंदर ये विजन रखा गया है कि देखिए इंडिया हमेशा से पीसफुल
एक्सप्लोरेशन की ही बात करता है, चाहे सेक्टर कोई भी हो। हमने तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 51 डाल रखा है, आप देखते हैं कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की हम बात करते हैं। बुद्ध, गांधी, अशोक, किसी को भी देखोगे आप शांति की ही बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि शांति में ही जीवन है। अगला पॉइंट आप देखें, स्टिमुलेशन का मतलब सामान्यतया जो होता है वो उत्तेजना ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तेजना है ये किस फील्ड को लेकर के है, पब्लिक अवेयरनेस को लेकर के है। एक बड़ी खास बात ये भी है कि कई बार जब हम लोगों के सामने कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसे एक्सेप्ट और अडॉप्ट नहीं करते हैं, उसे यूज नहीं करना चाहते हैं, हमें डर लगता है टेक्नोलॉजी से। खास करके इंडिया में प्रॉब्लम ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस वहां पर बहुत कम होता है और साइंटिफिक क्वेस्ट भी बहुत कम होता है, जबकि फंडामेंटल ड्यूटी में आपको कहा गया है कि यू मस्ट डेवलप अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। लेकिन हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि पहले कोई और कर ले फिर हम करेंगे, ऐसे हमारा टेंडेंसी होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा स्टिमुलेट करना पड़ेगा चीजों को, फिर समझ पाएंगे। तो यही सारी बातें हिंदी में लिखी गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस पॉलिसी का विजन क्लियर हो गया होगा, जो कि 125 नंबर के, माफ करिएगा 125 शब्द के क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके सामने 8 नंबर में सीधे सीधे आ सकता है, या हो सकता है कि 200 शब्द में भी पूछ ले। इसके बाद मैं इसका महत्व आपको बता दूं। तो बातचीत में ऑलरेडी मैंने महत्व तो बता रखा है, लेकिन फिर भी जो पॉलिसी के अंदर लिखा गया है वो मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं। फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस पॉलिसी, अभी तक के इतिहास में पहली बार कुछ इस तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनी है स्पेस की, तो एग्जाम में आना तो तय है। अब आप कहेंगे सर अभी तक क्यों नहीं बनी? भैया देखिए, एक बात समझिएगा, पहले रोटी चाहिए पेट में, अनाज चाहिए, भोजन चाहिए, थोड़ा रहने के लिए छत चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। मतलब पहले रोटी, कपड़ा और मकान, फिर उसके बाद बात आती है बाकी दुनियादारी की। तो हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तब से लेकर के अभी तक जब आप पढ़ेंगे कि कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि इट वाज नॉट इजी टू ड्राफ्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस पॉलिसी। पहले मनरेगा चलाएं कि पहले स्पेस पॉलिसी बनाएं, बड़ा कंट्राडिक्शन है देश के अंदर। पहले गरीबी दूर करें, पहले अनाज बंटवाएं, पहले लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दिलवाएं, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं पहले उनको हल करना पड़ता है, उसके बाद ये सब बातें आती हैं किसी भी गवर्नमेंट के सामने। तो इसलिए आप टेंशन न लीजिएगा। फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव स्पेस पॉलिसी। अब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब इंटरव्यू के सवाल हैं कि अभी तक क्यों नहीं बना, इतना वर्ष बीत गया, 75 वर्ष के बाद क्यों बना। तो तमाम जो आपके पास जवाब होंगे वो इसी तरीके के होने चाहिए, जो सुनने में स्वाभाविक और वास्तविक लगे, ठीक है। आउटलाइनिंग डायरेक्शन ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, पहली ऐसी व्यापक अंतरिक्ष नीति है जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा की एक रूपरेखा तय करती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि डिलिनिएट्स फॉर मेजर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इसरो, इन स्पेस, NSIL एंड DOS। इसरो, इन स्पेस, NSIL और DOS सहित प्रमुख हितधारकों के लिए एक रूपरेखा तय करती है। यानी कि ये पॉलिसी क्लियरली डिसाइड करेगी कि किस एजेंसी का क्या रोल है। इस रोल पर भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं, बट ये मेरे हिसाब से बहुत माइक्रो लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी एक का आप वो बता दीजिए कि क्या उसका कार्य है। तो क्या कार्य है किसी एक स्टेक होल्डर का, ये हम लोग कोशिश करेंगे शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आपको दे दें, लेकिन इन सब स्टेक होल्डर का क्या कार्य है ये क्लियरली डिसाइड होगा। इस वजह से भारत का स्पेस प्रोग्राम आसानी से और ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। आफ्टर दैट, कोलैबोरेट ग्लोबली इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा। यानी कि लेट से कोई ऐसा साइक्लोन आया है जिससे प्रभावित बांग्लादेश भी हुआ है और इंडिया भी हुआ है, तो जब तक आपके पास ज्वाइंट मैकेनिज्म नहीं होगी उस साइक्लोन से निपटने का, तब तक कैसे निपटोगे आप? ज्वाइंट मैकेनिज्म वर्क कैसे करेगी? डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी सारी सैटेलाइट्स जो हमारी मूव कर रही हैं स्पेस के ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ग्लोबली भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को, इवन कि हम सर्विसेज दे सकते हैं, और ये सब हम बैठे बैठे एक मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी बना करके, सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर बना करके वहां से हम ऑपरेट कर सकते हैं, समझ रहे हैं? जिससे दुनिया में क्या होगा, हमारी विश्वसनीयता, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी पहचान, हमारी डिमांड सब कुछ बढ़ेगी, और फिर धीरे धीरे भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा एक दिन। ये प्रयास होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सेट्स स्टेज फॉर इंडियाज एक्सपेंडेड पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल स्पेस एरिना। मतलब ये हो गया कि जो ग्लोबल स्पेस एरिना है, जैसे आज मैं आपसे बात करूं कि चांद के पार चलो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सर चांद पे तो चल ही नहीं पा रहे हैं, चांद के पार कैसे चलें? डोंट बी पैनिक। कैसे हो सकता है भाई? पैसा उनके पास है, नासा, ESA, CSA, जो तमाम कंपनियां हैं उनके पास पैसा है, वो कोलैबोरेट करती हैं। इंडिया की स्पेस एजेंसी के पास पैसा कम है, बजट कम है हमारा। बजट जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली हम जो ग्लोबल स्पेस एरिना है वहां पर इन्वॉल्व होंगे और हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भागीदारी लेंगे, तो हमारी इंटरनेशनल पहचान इस फील्ड में ऑटोमेटिकली राइज अप करेगी, ठीक है। आफ्टर दैट, फैसिलिटेटिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बहुत बढ़िया, फॉर वाइब्रेंट स्पेस इकोनॉमी। अभी तक हम यही करते आए
कि टेक्नोलॉजी की भीख मांगते रहे। देखा जाए तो कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ हमने अपने हुनर से डेवलप किया, लेकिन हम ऐसा वक्त चाहते हैं कि हम दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचें, और बेचने के लिए हमें उसे डेवलप करना पड़ेगा, और डेवलप करने के लिए हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो उम्मीद है साथियों कि पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे और आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे भारत के विकास से, इसको डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, आफ्टर दैट एम्फेसिस ऑन फास्टरिंग इनोवेशन थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बहुत बढ़िया। देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। कैसे होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है कि सरकार और निजी हाथ दोनों मिल करके काम करेंगे, आराम से ये सेक्टर इंप्रूव करेगा। राइट, तो उम्मीद है आपको क्या समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा उधर हमारी जो विजन है पॉलिसी की वो, और सिग्निफिकेंस क्या है, ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब कमियां नाम से पूछेगा, चैलेंजेस बात की बात है, चैलेंजेस तो बताया जा सकता है, लेकिन कमियां अभी कुछ ना पूछेगा पॉलिसी में, क्योंकि अभी तो पॉलिसी आई है, तो कमी कैसे बता दें। हाँ, थोड़ा आगे चलने दीजिए, फिर कमी बताई जाएगी। अब एक जो अहम पहलू है वो ये है कि पॉलिसी में स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। तो गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज में हमने कहा एनजीई जितने भी होंगे वो स्टेक होल्डर्स होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डीओएस जिसे आप कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिसे आप कहते हैं। इन स्पेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम एंड अथराइजेशन सेंटर और एनएसआईएल, ये स्टेक होल्डर्स हैं। इस पॉलिसी में इन सभी स्टेक होल्डर्स का जो काम है वो अलग अलग दिया गया है। तो ये पूरा जो पीडीएफ है जो इसरो की साइट पर है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको दे दूंगा। यदि आपको लगता है कि एक सिंगल रीडिंग करनी चाहिए तो आप इन सब का तो पढ़ ही लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इन स्पेस और एनएसआईएल का ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों का जरूर पढ़ लीजिएगा, इन्हीं दोनों से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, यही बात हिंदी में लिखी गई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अभी तक आपने जितना देखा और समझा, निश्चित रूप से यदि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 पर आपसे कहा जाए कि आप 125 वर्ड में विजन और सिग्निफिकेंस लिख दीजिए, तो मेरा भरोसा है कि आप बिना कुछ देखे बेसिक बातें तो लिख ही देंगे जो एग्जामिनर को चाहिए आपको एक अच्छा नंबर देने के लिए। बस कोशिश ये करिएगा कि गागर में सागर वाली बात हो, कम शब्दों में अधिक से अधिक बात लिखें और इनके बारे में सोचिए और अपना विजन विकसित करिए। साथ में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। यदि आप पहली बार भी देख रहे हैं वीडियो को और 20-25% भी समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो निश्चित रूप से आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये जीएस फोरम ऑफिशियल का चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी रेलिवेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।